प्यारे बच्चों, आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना लेक्चर। यूनिट एंड डायमेंशन का सेकंड लेक्चर है। हम लोग जो आज पढ़ेंगे वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि हमने लास्ट यूनिट के बारे में पढ़ा था। यूनिट है क्या होता है, कैसे लिखते कैसे हैं। हम लोग कुछ यूजुअल यूनिट्स आते थे, लेकिन उसके अलावा हम लोग उसको लिखते कैसे आज हम लिखना सिखाएंगे। बोलेंगे सर हमें तो लिखने तो आता है, लेकिन सर हर एक आप लोग अपने मैनुअल के अकॉर्डिंग लिखते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन कैसा होता है, लॉ कैसे बोलता है लिखने को, वो चीज हम देखेंगे। कि हमको बहुत लोग के पास एक कंफ्यूजन होगा कि किसी चीज को हम लोग लिख नहीं पाते हैं, और हम लोग अपने मीनिंग के अकॉर्डिंग ओन अपना मीनिंग बना लेते हैं कि हमारा कहना ये सही है तो यही करेक्ट होगा। ठीक है, हमने जो लास्ट डे पढ़ा था, लास्ट डे बहुत छोटा छोटा संक्षिप्त में देखेंगे क्या क्या पढ़े थे। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था फिजिकल क्वांटिटी, PQ गॉट इट। इसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। होता क्या था ये फिजिकल क्वांटिटी? वो सब क्वांटिटी है जो मेजरेबल होता है। किसके? बाय द इंस्ट्रूमेंट अंडर द फॉलोइंग द लॉ ऑफ फिजिक्स। लॉ ऑफ फिजिक्स के अकॉर्डिंग जितने भी फिजिकल क्वांटिटी को इंस्ट्रूमेंट के मेथड से मेजर कर सकते थे, ऑल इज फिजिकल क्वांटिटी। एग्जांपल है मास, लेंथ, टाइम, बहुत सारा था अपने को, करेक्ट है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटी 3 टाइप के होते थे। फर्स्ट हमने पढ़ा था कौन सा? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, FPQ गॉट इट, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। सेकेंड बता डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, एंड थर्ड पढ़ा था सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। दिस इज द शॉर्ट फॉर्म, आपको याद होगा, FPQ एंड SPQ। अब इसमें पढ़ा था हमने 7 टाइप के फंडामेंटल पढ़े थे। इसमें फंडामेंटल कितने थे? 7। ये तो हमारा इनफाइनाइट हो सकता था। सबसे पहले क्या था? मास था। मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। फिर क्या था? लेंथ था। फिर क्या था? टाइम था। फिर क्या था? करंट था। इसको एम्पियर मान लेते हैं, करंट था। फिर और क्या था? टेम्परेचर था, गॉट इट। फिर था मोल। मोल आपको पता होगा मोल कैसे लिखते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एंड देन ल्यूमिनस इंटेंसिटी। 1 2 3 4 5 6 7। दिस इज 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। इसको हमने पढ़े थे। इसका मास का मतलब क्या होता है अभी डीप से देखेंगे यूनिट के बारे में। फिर हमने पढ़ा था डिराइव्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। ये क्या होता है? सारे के सारे इंडिपेंडेंट होता है, मतलब इसको किसी से लेना देना, ये खुद ब खुद साक्षात अवतरित हुए हैं फिजिक्स में, करेक्ट ना। मास साक्षात उठ के आया है, लेंथ भी साक्षात आया है, ये कभी बदलने वाला नहीं है। ये नॉट डिपेंड ऑन एनर, ये भी किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड ऑन एनीथिंग। बट ये जो हमारा डिराइव्ड फंडामेंटल क्वांटिटी होता है वो क्या होता है? इस डिराइव्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को इस क्वांटिटी से हम लोग ड्राइव करते हैं। ये क्या होता है? बाय द हेल्प ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इसको हम ड्राइव करते हैं। हमारे लिए एग्जांपल क्या था? वेलोसिटी क्या होता था? डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस को क्या बोलते हैं अपन? लेंथ बाय टाइम। लेंथ इज द फंडामेंटल एंड टाइम इज आल्सो फंडामेंटल। तो ये जो ड्राइव्ड क्वांटिटी आया वो क्या था? हमारा सेकंड ड्राइव्ड फंडामेंटल क्वांटिटी था, या ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी था। नेक्स्ट था हमारा सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। 2 ही बताया था हमने सप्लीमेंट्री। एक था प्लेन एंगल, याद होगा आपको, और सेकंड था सॉलिड एंगल। अगर हम लोग काउंट करें तो ये तो हमारा ड्राइव्ड क्वांटिटी इनफाइनाइट होगा, बट एक्चुअली बोला जाए कि जो क्वांटिटी वंस एज ए मिलेनियम आता है, इसको आगे पता नहीं चला कि एक ही आया है, इसका कोई डिपेंडेंसी नहीं है। तो हमको पता 7 ये है और +2 इसका, मतलब एक्चुअली 9 फिजिकल क्वांटिटी ऐसे हैं जो क्या होता है? इंडिपेंडेंट है। इसको भी किसी और चीज से लेना देना नहीं होता है। तो हम लोग बताए यहां से लास्ट डे कि 9 क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी जो इंडिपेंडेंट है। हमने बताया था, इसको लास्ट डे बताया था। इसका एंगल होता है 2 पाई मैक्सिमम, इसका होता है 4 पाई। इसका यूनिट होता है रेडियन, इसका होता है स्टेरेडियन। इस दोनों का डायमेंशन नहीं होता है। और हमने ड्राइव्ड फंडामेंटल क्वांटिटी को क्वेश्चन करके बताया था। ये हमारी छोटी सी समरी थी लास्ट लेक्चर की, जो कि हमारा फर्स्ट लेक्चर था। आज हम लोग करेंगे कि सर यूनिट लिखते कैसे, क्योंकि हमने बोला सर मास मीन्स क्या? मास को लिखते कैसे, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसका यूनिट क्या होता है। आप बोलेगा सर केजी लिखना तो मुझे आता है, मैं ऐसे लिखता हूँ कि ऐसे लिखता हूँ जी, डन। सर मीटर मैं ऐसे लिख देता हूँ METER, डन। सर टाइम मैं सेकंड को ऐसे COND लिख देता हूँ, गॉट इट। लेकिन ये तो हमें आता है, लेकिन समहाउ कुछ रूल्स होते हैं जो कि हम लोग पैटर्न को सेट करते हैं, उसके रूल्स के अकॉर्डिंग इस फॉर्म को देखेंगे। तो जो हमारा आज का टॉपिक होगा, लिखा है जनरल गाइडलाइंस फॉर यूजिंग सिंबल और SI यूनिट। सिंबल मतलब जो भी पर्टिकुलर सिंबल यूज करते हैं किसके किसके रिस्पेक्ट में, SI यूनिट हो या कोई अदर यूनिट हो, एंड SI प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब हम लोग ले लेंगे डेका, हेक्सा, वो सब की बात होती है, देखेंगे उसको। और हमने पढ़ा था 3 सिस्टम्स थे, SI सिस्टम, CGS सिस्टम एंड
FPV असेंबली सिस्टम, उसमें रिक्वायरमेंट उतना ज्यादा नहीं था, आपने उसको अच्छे से देखा ही होगा। तो क्या करते हैं हम लोग, आज इसको शुरू करते हैं फर्स्ट मेन कंसेप्ट को। अब देखो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट होता है, अगर हम फर्स्ट पॉइंट से ड्राइव करना शुरू करें, फर्स्ट पॉइंट होता है सिंबल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। सिंबल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, symbol of physical quantity are written, symbol of physical quantity are written printed, जो प्रिंट होता है इन रोमन लेटर। अब बोलोगे सर ये क्या होता है, उसको देखेंगे। रोमन लेटर, नॉट इटैलिक्स। ये सब क्या नया फिजिक्स में कहां से रोमन इटैलिक्स आ गया? दो चीज था यहाँ पे, एक होता है रोमन लेटर, दूसरा होता है इटैलिक्स। क्योंकि मैक्सिमम साइंस का जो जनरेशन पार्ट्स था वो यहीं से आया था उठ के। जो भी सिंबल होता है फिजिकल क्वांटिटी का, वो किसमें लिखते हैं हम लोग? प्रिंट या लिखते हैं। प्रिंट मतलब होता है जस्ट लाइक हम लोग फोटोकॉपी करते हैं बुक की, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। प्रिंट करते हैं या लिखते हैं किसमें? रोमन लेटर में। अब लोग सर कैसे रोमन लेटर में लिखते हैं? एक एग्जाम्पल से करके देखते हैं। अगर हम एक एग्जाम्पल को लें, अपन बोलते हैं फोर्स 1 न्यूटन है, और मान लो कोई फोर्स है, फोर्स का एक यूनिट होता है न्यूटन। गॉट इट? अपन इस तरह लिखते हैं, दिस इज द करेक्ट वे टू राइट। इसको हम लोग बोलते हैं रोमन लेटर। ये एक्चुअली हमारे वर्ड पैड में भी आता है, जो हम लोग वर्ड में देखते हैं, वर्ड 360 जो वर्ड होता है हम लोग कंप्यूटर में यूज करते हैं, वो इसका मीनिंग होता है। लेकिन अगर कोई इस तरह लिखे, मीनिंग ऑफ इटैलिक वर्ड, ये क्या हमारा? इटैलिक, दिस इज रॉन्ग। गॉट इट? तो हमेशा क्या करेंगे, रोमन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। इस तरह लिखना रिक्वायरमेंट है। अगर हमने गलती से कुछ इस तरह या इस तरह लिख दिया, बोले सर ये भी तो मैंने 1 न्यूटन, सर यहां से ले लो, यहां ये भी तो 1 न्यूटन है। बट ये क्या है, आड़ा तिरछा नहीं लिखना है। क्या करना है? आड़ा तिरछा नहीं लिखना है। तो जो एग्जैक्ट मेथड है लिखने का, जो सिंबल का फर्स्ट रूल्स है कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगी वो क्या होगा? 1 न्यूटन लिखाएगा। ऐसा हम बहुत सारा जोड़ के लिख सकते हैं, बढ़ के लिख सकते हैं। बट कभी भी क्या लिखेंगे, जितना भी सिंबल होगा वो किस में होगा? रोमन में होगा। किसमें लिखेंगे? रोमन लेटर में। किसमें नहीं लिख सकते हम लोग? इटैलिक्स। इटैलिक्स मींस कुछ इस तरह का आड़ा तिरछा लिखना। अपने को उतना डीप लैंग्वेज में नहीं जाना है, बट इसको अगर हम निचोड़ समरी देखें ना, तो क्या सीखना है इसमें यही चीज सीखना है। जब भी किसी चीज का यूनिट लिखना होगा भाई साहब, उसको कभी आड़ा तिरछा नहीं लिखेंगे, प्रॉपर कैपिटल लेटर में लिखेंगे। करेक्ट है? ये इसका सिंबल होता है, इसलिए हमने यूज भी किया था कि ऑलवेज कैपिटल क्या होता है, हम लोग सिंबल यूज करते हैं। और कैपिटल लेटर आपने अगर बचपन में पढ़ा होगा कैसे कैसे लिखते थे, अगर आपको थोड़ा सा मैं बचपन की याद दिलाऊं, 4 लाइन हुआ करता था, इंग्लिश की कॉपी हुआ करती थी। उसमें बताया जाता था कि अगर अपन को ए लिखना है तो ऐसे ए लिखते थे, ये हमारा ये होता था। बी की बात हो तो बी कुछ इस तरह हुआ करता था, ऐसा कुछ फॉलो करता था रूल। गॉट इट? सी की बात हो तो सी कंप्लीट आता था, डी की बात हो डी कुछ अपना वैल्यू होता था। इस तरह का हमको इटैलिक सिखाए जाते थे लिखने के लिए, कैसे लिखते हैं हम लोग जनरली। उसी तरह का प्रीफिक्स यहाँ भी है कि हम लोग को कहाँ पे क्या लिखना है। ठीक है? अब देखो ये बात पता चले सर ऐसे नहीं लिख सकते इसको आप। ये कौन सा लेटर है? रोमन लेटर है। आपको फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया? कभी भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो सिंबल होगा वो कभी भी आड़ा तिरछा नहीं लिखना है। एक पॉइंट हमको सीखने को यहां से मिला कि हमको आड़ा तिरछा नहीं लिखना है। इसको लिखिए, हम लोग फिर नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। जो यूनिट होता है उसको भी कभी कैपिटल लेटर से नहीं लिखते। हम लिखेंगे यूनिट will never be written, never be written in capital letter. कैपिटल लेटर। अब कब नहीं लिखेंगे? इफ द यूनिट हैविंग नेम, इफ यूनिट having name of scientist। अब क्या होता है, हमारे मन में एक आइडिया होता है सर, हम लोग किसी का नेमिंग लिखते हैं तो हम लोग जैसे आपका नाम लिखता हूं मैं, मेरा नाम है संदीप।
ठीक है, हम क्या करते हैं ऑलवेज अपना नाम कैपिटल लिखते हैं, फिर उसके बाद स्मॉल लेटर में इस तरह का फॉर्म लिख देते हैं। अगर मैंने क्या किया, कोई रिसर्च कर लिया, गेट इट, और हमारे नाम से एक स्केल आ गया, यूनिट आ गया, तो कोई जो नेक्स्ट पर्सन जो पढ़ेगा, तो वो क्या करेगा, कभी इस चीज को इस तरह नहीं लिखेगा। तो क्या बोला, तो यूनिट हैव नेवर रिटेन इन कैपिटल लेटर, भले मैं इसको ऐसे भी नहीं देख सकता, मतलब क्या होगा, एस, ऐसे नहीं लिख सकता, गॉट इट। इसका मतलब अगर यूनिट ऐसा आ भी गया तो हम लोग इस तरह नहीं लिखेंगे, दिस मेथड इज आल्सो रॉन्ग, दिस इज आल्सो रॉन्ग, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, एक प्रॉपर एग्जांपल से देखते हैं। लिखा क्या था, इवन इज नेम एज अ साइंटिस्ट, वैसे तो कोई साइंटिस्ट है नहीं, तो अपन क्या करते हैं, प्रॉपर साइंटिस्ट का एग्जांपल लेते हैं। साइंटिस्ट कौन है, सबसे फेमस साइंटिस्ट न्यूटन की बात करते हैं, गॉट इट। हमारा साइंटिस्ट न्यूटन है, इसमें लिखा है कि नेवर, एक उसके नाम पे कौन सा यूनिट पर आप सबको पता है, फोर्स का यूनिट पता है, ओके। जो फोर्स का यूनिट होता है, और उसकी बात करें, यूनिट ऑफ फोर्स, हम लोग बोलते हैं सर न्यूटन, दिस इज द सिंबल। अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, दो तरीका लिखने का, जैसे हम लिखते हैं 1 न्यूटन, NEWTUN, भले उसका सिंबल कुछ इस तरह का होगा, कैपिटल N, बट उसको हम लोग कभी नहीं लिखेंगे इस तरह, 1 NEWTUN, दिस इज द रॉन्ग मेथड, गॉट इट। इसका मतलब होता है यूनिट, और इसका मतलब होता है साइंटिस्ट, गॉट इट। ये जो हम ये नाम लिखा है ना, इसका मतलब क्या हो गया, साइंटिस्ट। हम लोग यूनिट लिख रहे हैं, किसी साइंटिस्ट का नाम लिख रहे हैं, ये क्या होता है, नेम स्पेसिफिक होता है। इसका मतलब क्या होता है, नेमिंग होता है। इसलिए जो हमने इसका यूनिट में ये एन कैपिटल कर दिया था, दिस इज नॉट कैपिटल एन, ये क्या होगा, स्मॉल एन। तो ये होता है प्रॉपर वे लिखने का। अब बोलोगे सर हमको बहुत डिफरेंस नजर आ रहा है, ये क्या मीनिंग होता है, साइंस यही है जहां पे हमें प्रॉपर क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि किसका मीनिंग क्या होता है। अगर मैं बोलूं 1 न्यूटन, आप ऐसे भी लिख लोगे, ऐसे भी लिख लोगे, बट क्या डिफरेंस है दोनों में, बोलोगे सर इसका तो मतलब ही है, बट हमको थोड़ा सा एथिक्स पता होना चाहिए कि होता क्या है। इसका मतलब होता है साइंटिस्ट, ये हम किसी पर्सन न्यूटन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, न कि इस फोर्स के यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, गॉट इट ना। आपको पॉइंट मिला होगा कि इसका मतलब होता है 1 न्यूटन, दैट मींस वी रिप्रेजेंट द यूनिट। अगर हमने इस तरह 1 न्यूटन लिखा, इसका मतलब होगा कि हम उस पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ना कि इस यूनिट को। तो क्या फोर्स इज इक्वल टू कोई पर्सन हो सकता है क्या, लिविंग एंटिटी, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो छोटा छोटा माइनर चीज अगर आप बात करें तो आपको लगता होगा सर ये तो बहुत छोटा चीज है, बट हमें जानना जरूरी है। हम लोग इसकी गलती आप 1000 टाइम पूरे कोर्स में कर जाएंगे लिखते लिखते, बट आपको कभी आइडिया ही नहीं मिलेगा कि ऐसा क्यों होता है। कि बेसिक है हमारा सेकेंड ही लेक्चर है, अपन सारा फंडा ही क्लियर रखते हैं कि इसका मीनिंग कुछ और होता है और इसका मीनिंग कुछ और होता है। सिंबल में यू कैन ओनली यूज कैपिटल लेटर, जो कि हमने फर्स्ट में बताया था कि सिंबल में हम लोग आड़ा तिरछा नहीं करेंगे, कौन करेंगे, ओनली रोमन लेटर। और रोमन को डीप में जानने का मतलब सीधा सीधा ही लिखना है, आड़ा तिरछा नहीं लिखना है। हम लोग सिंपल देसी वर्जन में सीखते हैं, करेक्ट ना। इसको लिख लो, ये हमारा सेकंड पॉइंट था। फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं और सारी चीज पे, इसको आप लिख लीजिए। स्टेटमेंट को वेरीफाई करने के लिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, बहुत सारे एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो हमने बोला सर ये स्टेटमेंट आया था कि सर ये से नहीं लिख सकते, चलो तो हमने सबसे पहले फोर्स को ही लेके चलते हैं। अगर फोर्स की बात करें तो फोर्स का यूनिट कितना होता है, अगर यहां पे क्या लिखते हैं हम लोग, यूनिट, ये इसको हम सिंबल लिख लेंगे, और ये तो हमारा फिजिकल क्वांटिटी है, मैं यहां पे लिख देता हूं, PQ मींस क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी। हम लोग बात करते हैं इसको यूनिट कैसे लिखेंगे, NEWTUN, न्यूटन। सिंबल की बात कैसे होती थी, दिस इज द स्ट्रिक्ट, ये हमारा सिंबल हो गया। अगर हम लोग क्या करते दूसरा एनर्जी की बात करते हैं, याद रखेंगे बहुत ध्यान से। बहुत लोग क्या करते हैं यहाँ पे कैपिटल जी से जो शुरू करते हैं, अब तो गलती नहीं कर सकते हम लोग, स्मॉल जी होगा यहाँ पे, दिस इज द स्मॉल जे, और यहां जो इसका सिंबल होगा वो क्या होगा, वो कैपिटल जे होगा। ध्यान से देखेंगे, करेक्ट। अब देखो नेक्स्ट लिखते हैं इलेक्ट्रिक करंट, जिसका हमको सिंबल पता है, इलेक्ट्रिक करंट। अब सब क्या इसको एम्पियर को सब ऐसे शुरू कर देते, अब गलती करेंगे वो क्या, नहीं करेंगे।
कैपिटल ए। टेम्परेचर ले लो, गॉट इट। टेम्परेचर क्या लिखते हैं हम लोग, डिग्री सेल्सियस है केल्विन, हम लोग क्या करते हैं केल्विन लिखते हैं। दिस इज स्मॉल के, ये क्या होगा स्मॉल के, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे कैपिटल के से। फ्रीक्वेंसी ले लो, फ्रीक्वेंसी में क्या होता है हर्ट्ज। हम लोग गलती क्या करते पता है, यहां पे कैपिटल जी से सिंबल कैसा होता है, इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। हमने क्या किया, अब हमको अगली टाइम से कंफ्यूजन तो नहीं होगा ना, कभी भी इस यूनिट के फर्स्ट लेटर को कैपिटल लिखना ही नहीं, क्योंकि अगर फर्स्ट लेटर में क्या होगा पर्टिकुलर साइंटिस्ट का नाम आ जाएगा, न्यूटन का नाम अलग से आएगा, जूल का नाम आ जाएगा, एम्पियर का नाम आ जाएगा, केल्विन का नाम आ जाएगा और हर्ट्ज का नाम आ जाएगा। अगर आप इसको पर्टिकुलरली देखो तो ये सारा का सारा कोई ना कोई साइंटिस्ट है। मैंने जितना एग्जाम्पल उठाया सारा का सारा क्या किया, उस साइंटिस्ट के नाम वाला उठाया, क्योंकि जिस सारे एग्जाम्पल में आपको साइंटिस्ट का नेमिंग रिक्वायर्ड है, क्योंकि हाँ न्यूटन भी साइंटिस्ट था, जूल भी था, एम्पियर भी था, केल्विन भी था और हर्ट्ज भी था। ठीक है, तो आपको ये क्लियरिटी आ गई कि हम लोग लिखते कैसे हैं गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। कभी भी यूनिट में ये कैपिटल लेटर नहीं आएगा, उसका मतलब क्या करता है वो पर्टिकुलरली उस पर्टिकुलर साइंटिस्ट को रिप्रेजेंट करता है। और हाँ एक गलती कभी यही नहीं करेंगे सर, अगर कैपिटल इसको नहीं लिख सकते तो क्या ये भी चलेगा, ये नहीं हो सकता है नहीं, कभी भी कैपिटल भी नहीं लिख सकते। नेक्स्ट को बोलेगा सर ऐसे लिख दूं क्या, दिस इज द नॉट टू वेट टू राइट द यूनिट, इससे कुछ रास्ता ही नहीं लिखने का, तो बोलेगा सर ये भी लिख सकते हैं, नहीं सर सब के सब उड़ाओगे। जब भी लिखेंगे हमारा ये लैंग्वेज का पार्ट, हमको लिखना कैसा आना चाहिए। साइंस क्या होता है, आप प्रैक्टिकली एक्सप्लेन कर सको चीज को समझ सको, इसको बताया गया, इसलिए सारे के सारे क्या सर स्मॉल है। आई होप आपको ये कंसेप्ट तो क्लियर हो गया होगा कि किसी का भी यूनिट कैसे लिखते हैं, उसके स्मॉल से शुरू होता है। अगर हम लोग कैपिटल लिखेंगे इसका मतलब क्या है, उस पर्टिकुलर साइंटिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है वो, ना कि वो पर्टिकुलर यूनिट को। तो आपको क्लियर हो गया होगा, इसको लिख लो पहले, ऐसे नहीं लिखना है जो उधर मैंने बताया। अब देखो कुछ दूसरे तरीके का हम लोग क्वांटिटी देश का यूनिट कुछ अलग तरीके से लिखते हैं। जैसे हम बात करें सबसे पहले मास की, अगर कोई मास फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हमने एज्यूम किया था, तो मास यूनिट क्या होता है किलोग्राम। लिखना शुरू करूँ, कैपिटल नहीं होना चाहिए यहाँ से, किलोग्राम। हम लोग कैसे इसको सिंबल लिखते हैं, ये हमारा जनरल है केजी, वो कैपिटल के छोटा सा सी, गॉट इट। लेंथ की बात करते हैं, इंटू क्या होता है मीटर, इसको हम लोग स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सब फंडामेंटल्स क्वांटिटी है, ये इंडिपेंडेंट होता है दूसरे का। थर्ड ले लीजिए आप, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको कैंडेला बोलते हैं, याद है आपको, CNDLA। इसको हम लोग क्या करते हैं CD से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या होगा कैंडेला, CD से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस तरह बहुत सारी क्वांटिटी आएगी, एक दो क्वांटिटी हम और लिख सकते थे जनरली। अब टाइम का है, टाइम भी लिख लो, एक टाइम क्या होता है सेकंड, और ये क्या होता है स्मॉलेस्ट होता है, गॉट इट। ये इसका सिंबल्स होते हैं, हमको पता चल सर उस वाले केस में कैसे लिखते हैं जो कि ड्राइव्ड क्वांटिटी थी, किसी के साइंटिस्ट के नाम का था, तो वहां पे हमने कुछ रूल्स देखा है कैसे लिख सकते हैं। बट जो फंडामेंटल्स क्वांटिटी थी उसका सिंबल केजी होता है, मीटर होता है, CD होता है एंड S होता है। ये सब हम इस तरीके से लिखेंगे। जनरली हमें इसमें कंफ्यूजन नहीं होता है, हम लोग प्रॉब्लम गलती कर जाते हैं साइंटिस्ट वाले नाम में। हमको लगता है साइंटिस्ट है तो हम लोग न्यूटन को कैपिटल N से शुरू करते हैं, NEWTON, जो क्या था हमारा रॉन्ग कांसेप्ट था। तो ये हमारा फंडामेंटल्स है, इसको अच्छे से लिख लीजिए, फिर हम लोग क्या करते हैं आगे चलते हैं। अब देखेंगे हमने ये जो एग्जांपल सीखा था, इस एग्जांपल में एक एक्सेप्शनल केस होता है, देखेंगे उसको नोट में लिख लेंगे। हमने सर अभी लेंथ की बात नहीं करी, उसमें लेंथ तो था, जो लेंथ होता है वो एक एक्सेप्शनल केस होता है। लेंथ इज द एक्सेप्शनल केस जिसको हम लोग उसका सिंबल L से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि बोलेंगे सर टाइम तो स्मॉल s था, मास भी स्मॉल था, ये कैपिटल S में होता है। ये हमारा एक एक्सेप्शनल केस है, इसको हम लोग क्या करेंगे अलग से लिख के रख लेते हैं। लेंथ इज द
एक्सेप्शनल केस, ठीक है। ये छोटा सा पॉइंट था, हो सकता है आपको लॉन्ग टर्म में याद रहे कि सर सबको तो अपन ने स्मॉल लिखा था, उसमें कुछ रूल्स ही नहीं था, लेंथ तो फंडामेंटल क्वांटिटी है, बट ये एक एक्सेप्शनल केस में आता है, तो आपको इसका नॉलेज भी होना चाहिए। इसको हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं, जस्ट लाइक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के बारे में फोर्स की बात करी थी, न्यूटन का एन, करेक्ट, टेम्परेचर का के, गॉट इट, इसको लिख लो। फिर हम लोग नेक्स्ट थोड़ा सा मेजरमेंट पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो क्वांटिटी हम लोग गलती क्या करते हैं, अगर देखेंगे फिजिकल क्वांटिटी है, मान लो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मान लेते हैं, गॉट इट, बोला कि किसी पर्टिकुलर लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ETERS सेंटीमीटर्स। अब गलती क्या होता है, कभी कभी लोग सोचते हैं इसको ऐसे लिख देते हैं 10 cm, गॉट इट, कभी कभी लिखते हैं लोग 10 cms, इसको लिखने का तीन तरीका है, 10 cm, तीन चीजें यहाँ पे, हमने इसको तीन में बताया, 10 सेंटीमीटर्स एज ए कंप्लीट वन, अगर इसको हम लोग जनरली कहते हैं सेंटीमीटर को cm लिखते हैं, हमारा दिस मेथड इज रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, दिस इज करेक्ट। कभी सेपरेशन नहीं होना चाहिए, बहुत लोग सोचते हैं यहाँ cm लिख देंगे, दैट इज नॉट द वे टू रिप्रेजेंट, ऐसा कुछ तरीका नहीं होता कि हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करें। फिर भी ये CMS, ये भी एक तरीका नहीं होता, एग्जैक्टली क्या होता है 10 सेंटीमीटर। इसी तरह आप जिस यूनिट में लिखो, मीटर में लिखो, किलोमीटर में लिखो, अब किलोमीटर को ऐसे नहीं लिख सकते कि इधर और वहां लिख दो मैं, तो इसे हम KMS नहीं लिख सकते, दैट इज एग्जैक्टली वे कि स्पेस नहीं होना चाहिए और गैप नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। इस तरह का कॉम्बिनेशन हमें बाद में फ्यूचर में आए तो हम लोग कभी इस तरह की गलतियां नहीं करें, इसलिए आपको यूनिट को लिखने का तरीका बताया जा रहा है। बताने का मतलब ये नहीं कि आपको नहीं आता है, बताने का मतलब ये है कि आप फ्यूचर में इन सेंस गलतियां ना करें, क्योंकि मान लो अगर आपकी गलतियों को भी नहीं बताया जा सकता, देखो ये गलत तरीका है लिखने का, हो सकता है आप लाइफ टाइम तक इस गलती को भी चलाते रहेंगे, ठीक है, सेंटीमीटर मतलब यहाँ भी लिख दो क्या फर्क पड़ता है, CMS भी लिख दो क्या फर्क पड़ता है, हम तो समझ लेते हैं। आजकल ट्रेंड भी ऐसा चल रहा है, व्हाट्सएप में शॉर्ट टर्म लिखते हैं बहुत सारा, ओके को OS के कुछ भी लिख के दे देते हैं, तो हम लोग इस साइंस के साथ कुछ भी नहीं करेंगे, प्रॉपर प्रोसीड्यूर फॉलो करेंगे, तभी हमारा कुछ एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन हमें मिल पाएगा, ठीक है। इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग कुछ और एग्जांपल से करके देखते हैं इसको। हमने स्पीड की बात करी थी, सेकंड स्पीड की बात करी थी, हमने बोला कि स्पीड दिया हुआ वो 10 मीटर पर सेकेंड, गॉट इट। कोई बोलेगा सर इसको कैसे लिख सकते क्या, 10 मीटर पर सेकेंड, क्यों बोलेगा सर हमने क्या किया पता आपको, मीटर पर सेकेंड इंटू 1 पर सेकेंड, बात बराबर ही है ना, हमने इसको लिख सकते हैं, इसको मीटर पर सेकेंड, रॉन्ग है, ऐसा कुछ नहीं होता, कभी भी हम लोग इस तरह का बहकावे में नहीं जाएंगे, कैसा लिख सकते हैं 10 मीटर पर सेकेंड, तो एग्जैक्ट क्या लिखना होगा, या तो आप इसको ऐसे लिखो, नहीं तो लिख सकते हैं 10 मीटर पर सेकेंड, इसमें में लिखिए, ये इस तरह का कभी कॉम्बिनेशन मीटर पर सेकेंड द्वारा लिखना, सिंबल हमारा क्या रॉन्ग है। लोग को लगेगा सर मैथमेटिकली तो करेक्ट ही है, 10 मीटर पर सेकेंड तो हम सिखा रहे हैं, ठीक है ना, अच्छा एक ज्यादा हो गया, ठीक है, एक ज्यादा लगेगा सर 10 मीटर पर सेकेंड ले देता हूँ, यहाँ पे एक ज्यादा हो गया, उसको हटा दो, बराबर ही है ना, अगर हम चेंज करना चाहें। और इसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन देगा एक्सेलेरेशन है, एक्सेलेरेशन को देखो, एक्सेलेरेशन क्या है, एक्सेलेरेशन को क्या लिखते हैं हम लोग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड, ऐसा कुछ हम नहीं लिख सकते, इस पर ध्यान रखेंगे। सिंबल जो है, सिंबल अपने अकॉर्डिंग ही चलेगा, हम लोग अपने मन से कुछ नया चीज रिसर्च नहीं करेंगे। इसमें एक एस नहीं था, 2 ही एस था, मीटर पर सेकेंड। हम लोग कभी भी इसको सेपरेट नहीं लिखेंगे, बहुत लोग तो ठीक है इस तरह लिख के आ जाते हैं, मीटर पर सेकेंड, वैसे लिखते नहीं है, बट ये एज यूजुअल है, इंडिफरेंस होता है सर, मीनिंग 1 by 1 मल्टीप्लाई कर दो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, 1 by 1, इस तरह का अपने साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे हम। हाँ, इसको ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, बेटर होगा कि हम लोग प्रोसीड्यूर फॉलो करें, ठीक है। एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कुछ यूनिट आते हैं न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ये भी जिस फिजिकल क्वांटिटी का न्यूटन सेकेंड फोर्स इनटू टाइम बाय मीटर स्क्वायर, उसको बाद में देखेंगे कौन सा क्वांटिटी है, बट इसको लिखना क्या तरीका है, बहुत लोग सोचते हैं सर ये न्यूटन हो गया, ये सेकेंड हो गया,
इसको पर मीटर, इसको फिर से पर मीटर लिख दें। कभी भी ये गलती हमें नहीं करना है। बेटर टू फॉलो द प्रोसीड्यूर, इसको कैसे लिख सकते हैं, न्यूटन सेकेंड मीटर -2। ये हमारा सही तरीका है, कभी इस तरह का ओवरवेलमिंग नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ तरह के सिंबल्स होते हैं जिसको हमको लिख नहीं आना चाहिए कि इस तरह से नहीं लिख सकते, कैसे क्यों नहीं लिख सकते। अल्टीमेटली जो सीखने की चीज थी यहाँ पे वो एक ही पॉइंट था, क्या, अगर लिखना हो हमें मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो कभी कभी ऐसे हम लोग नहीं लिखेंगे। इसी में कंफ्यूजन होता है लोग को, बोलता सर 1/सेकंड इक्वल ही है, ठीक है। तो ये गलती हम नहीं करेंगे। बाकी सब आपको अगर ये गलती समझ में आ गई तो आप किसी के साथ रिपीट नहीं करेंगे। छोटा सा एग्जाम्पल था, यप, इसको लिख लो पहले, फिर हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं। लास्ट पॉइंट है, हमने तो इसके सम अदर यूनिट की बात कर ली। अब एक बच गया सर प्रीफिक्स, करेक्ट ना। जो भी प्रीफिक्स होता है ऑलवेज रोमन लेटर में यूज करेंगे। जैसे मान लेते हैं हम लोग SI यूनिट, SI यूनिट is always used in Roman letter। आप सबको रोमन पता है ना, आरा तिरछा निकला, सिंपल लिखना है, रोमन लेटर। इसको हम लोग बोलते हैं अपराइट भी बोलते हैं, सीधा क्या बोलते हैं, अपराइट। इसे अपन क्या किलोग्राम बोलते हैं। तो किलो एंड ग्राम, तो क्यों क्या होता है, ऑलवेज रोमन हेड कैपिटल है। मान लो हम क्या बोलते हैं, किलो न्यूटन, गॉट इट। तो फोर्स का एक यूनिट है, अगर 1 न्यूटन की बात है तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। अगर हमें प्रीफिक्स लगाना है किलो, दैट मींस KN। ऐसा नहीं कि उसको हम स्मॉल लिख देंगे, कभी हमने देखा है क्या, ये स्मॉल के और कैपिटल N, इसको किलोमीटर नहीं बोलते। जो भी प्रीफिक्स होगा वो अपराइट वर्ड होगा, स्ट्रेट होगा, सिंबल के साइड में। किलो कैसे लिखते हैं, के से। तो जो भी यूनिट होगा उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 1 किलो न्यूटन। कौन सा वर्ड होगा, रोमन लेटर। तो हमको सबसे पहले याद आया न्यूटन भी रोमन, के भी रोमन। इसको क्या तरीका है ऐसे लिखने का, तो कभी ऐसे नहीं लिखेंगे 1 के न्यूटन, आधा तिरछा कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है। गलती से अगर आधा तिरछा लिखे तो इसका मतलब आप आधा तिरछा करके दिखाओ, 1 ऐसा कुछ होता हो, ठीक हो ना। कुछ उल्टा सीधा नहीं लिखना कि आधा तिरछा, गलत है, ठीक ना, ऐसा कुछ गलत होता है। जो भी प्रीफिक्स यूज करेंगे, बहुत सारे प्रीफिक्स है, पेंटा, डेक्टा, हेक्सा, ऑक्टा, 8, 10, नैनो, जो भी आएगा सब में क्या करेंगे, इसका मीनिंग यूज करेंगे करने के लिए सिंबल के साथ। इसलिए प्रीफिक्स में यूज करते हैं तो ऐसा कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा। ये छोटा सा पॉइंट था, हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इस पॉइंट से अलावा हम लोग को लिखना सीख गया कि सिंबल में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। जो भी समझ में आने वाली बात क्या था, कभी भी पर्टिकुलर्स किसी साइंटिस्ट के नाम का मीनिंग हम लोग कैपिटल लेकर लिखते हैं। अगर हम लोग न्यूटन की बात करेंगे, अगर कंप्लीट लिखना होगा, अगर सिंबल नहीं लिखते हैं, अगर हम लोग सिंबल नहीं लिखेंगे, कंप्लीट लिखेंगे, कैसे लिखें, NEWUN, दिस इज द राइट वे, नॉट दिस वन। ये क्या हमारा रॉन्ग तरीका। जिस भी साइंटिस्ट के नाम पे आएगा ये हम ऐसे लिखेंगे, ना कि ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इसको लिख लिए, छोटा सा पॉइंट था। फिर हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। हम लोग जो नेक्स्ट चित्रण करेंगे, देखेंगे उसको नेक्स्ट में क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेस यूनिट और स्टैंडर्ड यूनिट। जो इसका चारित्रिक प्रॉब्लम होगा, चारित्र कैसे डिस्कस करते हैं, इसका कैरेक्टर क्या क्या हो सकता है। अगर बेस यूनिट की बात करें तो क्या क्या होना चाहिए। हम लोग किसी को बोलते हैं यूनिट होगा, उसका क्राइटेरिया क्या क्या फिल करेगा। जैसे मान लेते हैं हम लोग एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, मानते हैं अपन किसी को IIT में जाना है, किसी को IIT JEE में जाना है, क्या क्या क्राइटेरिया होता है। सबसे फर्स्ट क्राइटेरिया, बच्चा 12th पास होना चाहिए, गॉट इट। 12th पास आउट होना चाहिए, उसको उसमें 75% मार्क्स भी आना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है, वो बंदा JEE मेंस का एग्जाम देना होना चाहिए, JEE मेंस को क्वालिफाई होना चाहिए अच्छे रैंक से, विथ गुड रैंक। अगर वो JEE मेंस क्वालिफाई करेगा तो वहां से एक नया एग्जाम होता है ड्यू टू दिस। अगर ये क्वालिफाई हुआ तो इफ क्वालिफाई, अगर ये गुड रैंक से क्वालिफाई हुआ फिर क्या होगा, वो JEE एडवांस का एग्जाम देता है, JEE एडवांस का एग्जाम देता है, गॉट इट। उसके बाद एडवांस में अगर उसको रैंक आ गए, तो अच्छा रैंक आ गए, गुड रैंक और इवन रैंक आ गए, मान लेते गुड रैंक, देन दे गॉट IIT।
मान लो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो गया अपने को, IIT मद्रास, बॉम्बे, बहुत सारा डिप्लोमा। एक पर्सन है जिसको यहां से IIT जाने का इतना तरीका है, अगर बोलेंगे ये मान लो राहुल है, अगर ये राहुल है, राहुल को IIT में जाना है, तो राहुल का फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है, यहां से वो इंटर करेगा IIT की दुनिया में, गॉट इट। उसको 3 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। अगर इसने इस क्राइटेरिया को फिलफिल किया, फिर से उसके बाद इसने इस क्राइटेरिया में इसको फिलफिल करने के बाद इसमें इंटर करेगा, इसको इंटर के बाद इसमें इंटर करेगा, और ये रैंक आया, फाइनली राहुल यहां आ गया, दिस इज राहुल। समझ आ गया ना? अगर राहुल यहां से अपने होम से, जो भी क्लास 10th में था, होम से अगर IIT तक का क्राइटेरिया देखा जाए तो उसको इतने सारे स्टेप पे वेरीफाई होना पड़ेगा। इसी सिमिलरली एग्जांपल से अगर हम लोग देखें तो कोई भी बेस यूनिट होता है उसको इस चारों क्राइटेरिया से गुजरना पड़ता है। अगर हमने बोला कि कोई बेस यूनिट होगा तो क्राइटेरिया फर्स्ट क्या है, वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। डिफिनेशन का मतलब है कि हर एक नेचुरल फेनोमेनन जो लॉ होते हैं फिजिक्स का, उस पे तो खरा उतरना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपन बोलते हैं कि मैथमेटिक्स में 2 + 2 = 4 होता है, मैं बोलूं फिजिक्स में अगर मैं 1 kg लू, 2 kg + 2 kg = 3 kg, दिस इज नॉट वेल डिफाइंड। ये कोई क्राइटेरिया नहीं है फिक्स होने के लिए कि हमको मैथमेटिक्स ने सिखाया था 2 + 2 4 होता है, बट 2 kg + 2 kg फिक्स मतलब 3 kg होगा। इसका मतलब ये वेल डिफाइंड नहीं है। इसका मतलब ये 4 kg होगा, तभी अपन मानेंगे जब 2 kg + 2 kg 4 kg होगा। इसका मतलब मैथमेटिक्स रूल को ही फॉलो कर रहे हैं, वो हर एक तरीके से क्या है, डिफाइंड। अब है एक्सेसिबिलिटी। अब ऐसा नहीं कि अपन ऐसा यूनिट बना जो कि किसी के पास अवेलेबल नहीं है। जैसे मान लो कि एग्जांपल देता, अपन बोलते हैं केजी, केजी मींस क्या, किसी मटेरियल का वेटिंग करना, मतलब को वेट कर सकते हैं, लेंथ को मेजर कर सकते हैं सेंटीमीटर से, किलोमीटर से, और टाइम को मेजर कर सकते हैं। मतलब जो भी फंडामेंटल्स यूनिट्स आते हैं वो हमारे पास एक्सेसिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं मैं बोल दूं कि XYZ कोई यूनिट बोल दिया, अब पता नहीं एक्स करेंगे क्या, उसको एक्सेस हमारे पास है ही नहीं, उसके बारे में पता ही नहीं अपने को। जब पता ही नहीं है तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, करेक्ट ना? तो उसका सर्टेन क्राइटेरिया है कि ये सबसे पहले क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग फिर क्या होना चाहिए, आसानी से एक्सेसिबल होना चाहिए। नेक्स्ट है इनवेरिएबिलिटी। मतलब क्या है भाई साहब, ये वेरिएबल नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल दूं, अपन यहां है इंडिया में, इंडिया में है, एक टाइम का एग्जांपल हम अच्छे से लेते हैं। टाइम क्या होता है, टाइम वही चलता है। हम लोग यहाँ करते हैं, हम लोग बोलते हैं टाइम को अगर यूनिट की बात करें तो हम लोग करते हैं सेकंड में माप लो, आवर में मेजर कर लो, मिनट में कर लो, डे में कर लो, ठीक है। अब हम यहां से चले गए वेस्ट इंडीज, मान लो सबसे खतरनाक जगह, बट अगर वेस्ट इंडीज चल गए तो वहां क्या होता था, अब वेस्ट इंडीज क्या होगा टाइम का, वहां बोलेंगे चलो टाइम को हम क्या करते हैं, किलोग्राम में मेजर करते हैं, फिर क्या करते हैं हम लोग सेंटीमीटर में मेजर करते हैं टाइम को, एक्सेट्रा बहुत सारा हो सकता है। तो क्या होता है, अगर हम लोग टाइम को यहाँ मेजर करते हैं सेकंड में, अगर मैं यहाँ से वेस्ट इंडीज चला जाऊँ, ऑस्ट्रेलिया चला जाऊँ, भले मैं कहीं भी चला जाऊँ, तो वो टाइम हमेशा टाइम ही होना चाहिए, सेकंड ही रहेगा, आवर ही रहेगा, और मिनट ही रहेगा, और डे ही रहेगा। ऐसा नहीं कि मैं ऑस्ट्रेलिया जाके इस टाइम को केजी में मेजर कर सकता हूँ। इसका मतलब यूनिट वो वेरीफाई होगा जो कि कभी भी नहीं बदलेगा। अगर इंडिया में उसको हम लोग सेकंड में मेजर करते हैं, टाइम में मेजर करते हैं, तो अपन चल जाओ अंटार्कटिका, अमेरिका चले जाओ, तो वहां पे क्या होगा, वो सेकंड में ही होगा। तो ये क्राइटेरिया थर्ड तक वो क्या होना चाहिए, इनवेरिएबिलिटी, मतलब कोई चेंज नहीं होना चाहिए। और लास्ट वन है कंसेबल टू यूज। बहुत आसान तरीके से हमारे पास कन्विंसेबल होना चाहिए यूज करने के लिए। ऐसा नहीं कि अपन क्या करते हैं, यहां से लेके उस बोर्ड तक का लिख देते हैं, इतना बड़ा यूनिट है, याद भी नहीं आएगा क्या होता है। किलोग्राम कितना आसान है, सेकेंड, मिनट, आवर, कितना आसानी से यूज कर सकते हैं। तो लास्ट क्राइटेरिया होता है क्या होता है, हमारे लिए यूज करना आसान होना चाहिए, यू कैन यूज आसानी से। अगर अपन आसानी से यूज कर सकते हैं तब ये सही है। जैसे बोलते हो कभी कभी हम लोग कुछ चीज चाहते हैं प्रोडक्ट खरीदने के लिए, बहुत डिफिकल्ट है यूज करना, नहीं ये नहीं चलेगा, बोलते हैं ना। सब कोई वॉशिंग मशीन खरीदने गया, इसका फंक्शन क्या है, कैसे चलता है, बस एक स्विच है, आसान है। तो हम लोग क्या करते हैं, इजी वाला प्रेफर करते हैं कि बहुत सारा टेक्निकल सॉल्व नहीं करना पड़े, ये नहीं लिखना पड़े, वो नहीं लिखना पड़े। तो कंडीशन क्या होता है, आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, दैट इज द प्री कंडीशंस। तो यहाँ में क्या होता है, यूनिट में जो सारे फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट इस सब क्राइटेरिया में फिट बैठता है, भाई साहब वही तो क्या होगा, यूनिट का
डिस्क्रिप्शन हो सकता है, जो हमने देखा था कैरेक्टर हो सकता है उसका। गॉट इट? तो आपको इस सारा कहानी समझ में आ रहा है। सबसे बेस्ट एग्जांपल ये था, अगर किसी को आईआईटी जाना है इस सारे प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर किसी कोई भी बंदा अगर इस क्राइटेरिया फेल कर गया, क्या वो यहां जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। अगर मान लो ये पे 12th में फेल कर गया, आगे नहीं बढ़ सकता भाई साहब। आईआईटी दूर की बात, जे मेन से फेल कर गया, आगे नहीं बढ़ सकता। एडवांस से फेल कर गया, आगे नहीं बढ़ सकता। अल्टीमेटली क्या है, 12th पास होना चाहिए 75 मार्क्स से, अच्छा रैंक मेंस में होना चाहिए, अच्छा रैंक एडवांस में होना चाहिए, और अच्छा, और यहाँ पे फ्री डिवीजन मिलता है अपने को। सिमिलरली फॉर मेडिकल ऑल्सो होता है ऐसा ही, ठीक है। इसको लिखना नहीं है, जस्ट ये लिख लीजिए बाकी सब समझने के लिए, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे यूनिट के जो भी चर्चा था पर्टिकुलर हमने कर ही दिया, और यूनिट को डिटेल से जानने के लिए हम कुछ रिक्वायर्ड नहीं है, सिंपल। और हम डायमेंशन को जब इसमें रिप्लेस करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा डायमेंशन, उसमें हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा यूनिट को डिटेल से देखेंगे। बाकी कुछ नया हमारे पास अभी तक मिला नहीं है जिसको हम लोग अच्छे से पढ़ सके, ठीक है। अब आगे हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं डायमेंशन। पहले वो अच्छे से आप इसको लिख लो। जो शुरू किए टॉपिक उसमें डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे। डायमेंशन एक्चुअली होता है, डेफिनेशन लिखा हुआ बट समझेंगे अच्छा से क्या कहना है। वो डेफिनेशन है, लिख दो, मैं लिख देना इसको। क्या लिखा है? डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर ऑफ टू व्हिच द फंडामेंटल्स क्वांटिटीज मस्ट बी रिप्रेजेंटेड गिवन अ फिजिकल क्वांटिटी। क्या लग रहा है? बहुत इंग्लिश है, ओके। हिंदी में लोग क्या सीखना है हम लोगों को? बोला है कि डायमेंशन होता क्या? एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन होता है किसका? फंडामेंटल क्वांटिटीज का। तो माइंड में क्या आना चाहिए सर? फंडामेंटल क्वांटिटीज हमने तो सेवन पढ़े थे, बट हमने क्या बोला था आपको? फर्स्टली 3 मेन रूप से फंडामेंटल होते हैं जो कि इसका मैक्सिमम यूज कर सकते हैं मैकेनिक्स में। तो होगा तो 7, बट हमारे जनरल लाइफ में 3 ही आएंगे, ठीक है। अब देखो, अगर फंडामेंटल क्वांटिटी की बात करें, फंडामेंटल क्वांटिटी वैसे तो है ये 7, बट हमारे काम की ज्यादा कौन सी चीज? 3 है। एक है मास, सेकंड है लेंथ, और थर्ड है टाइम। हम लोग इसी पे सारा कहानी डिस्कस करेंगे, डायमेंशन क्या होता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, इसी पे हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। अब कहानी क्या है कि फिजिकल क्वांटिटी का वो सारा रिप्रेजेंटेटिव, वो पावर टू। व्हाट इज द पावर? सर पावर का मतलब होता है, मैं बोलते हैं किसी का पावर, इसको बोलते हैं 10 टू द पावर 2। सर 10 टू द पावर 2, इसका मतलब 10 इज न्यूमेरिकल नंबर। सर कहना है फिजिकल क्वांटिटी का पावर होना चाहिए, ओके। मतलब ये कहना चाहते हैं सर, फिजिकल क्वांटिटी अगर हम टाइम मान लें तो इसका जो पावर होगा उसकी बात हो रही है क्या? हाँ। जो इस तरह का रिप्रेजेंटेशन होता है फिजिकल क्वांटिटी का पावर, क्या होना चाहिए? किसी और फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। थोड़ा समझ में कम आ रहा है, लग रहा है कि कोई हम लोग अलग जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सर फिजिकल क्वांटिटी का पावर फिजिकल क्वांटिटी को ही रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल से देखें, अगर हमने बोला कि अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं डेंसिटी का, देखेंगे अच्छे से। डेंसिटी डेफिनेशन समझना आसान होता है अगर हमें प्रॉपर डिस्क्रिमिनेशन आता है। अगर डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी क्या होता है? आप बोल रहे हैं कि सर डेंसिटी का मतलब होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। व्हाट इट? अगर हम लोग बात करते हैं तो मास और वॉल्यूम मतलब क्या होगा? मास इनटू वॉल्यूम। अब वॉल्यूम को हमने क्या बताया था? लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट 3 होता है। अब तीनों तो लेंथ है, दिस इज द एल और दिस इज द एम। तो लेंथ को हम लोग वॉल्यूम को लेंथ का क्यूब लिख सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटी है, मास भी एक फिजिकल क्वांटिटी है और लेंथ भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। क्या बोला? उस पर्टिकुलर गिवन फिजिकल क्वांटिटी डेंसिटी को अगर हम लोग पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसका मतलब ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या होता है? डायमेंशन होता है। नहीं समझा? फिर से देखो, कहने का मतलब है, डेफिनेशन पढ़ो पहले, कि डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर, किसी भी क्वांटिटी का जो डायमेंशन होगा वो कैसे डिफाइन होगा? पावर ऑफ द विच फंडामेंटल्स क्वांटिटी। पावर फंडामेंटल कौन सा है? मास हो, लेंथ और टाइम, ये तीन हो सकता है। पावर ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी मस्ट बी रिप्रेजेंटेड द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। जो भी हमको दिया हुआ है इसको रिप्रेजेंट करना चाहिए। दिस इज मास है वॉल्यूम। वॉल्यूम को लेंथ क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि L इंटू बी इंटू एच, एल भी लेंथ होता है, बी भी लेंथ होता है और एच भी लेंथ ही होता है। तो लेंथ का पावर क्यों? क्या ये पावर आ गया? यहाँ पर सर कुछ नहीं है सर, 1 तो पावर ही है ना। मास का जहां जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है। भगवान क्या होता है? 1 ही होता है, ठीक है। इसका क्या होगा? पावर 1। तो ये एग्जांपल्स हमको समझ में आया कि डायमेंशन को करते कैसे। अब सिंबल बहुत रिक्वायरमेंट है। सर ऐसे ही लिखेंगे क्या? नहीं सर ऐसे नहीं लिखेंगे, थोड़ा ढंग से लिखेंगे।
लेकिन जो डेफिनेशन का मीनिंग था ना कि कैसे लिखते हैं, अगर इसको शुद्ध देसी भाषा में समझने की कोशिश करो, हमारा देसी जुगाड़ है ना, जुगाड़ में क्या करना है कि बोला किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर डायमेंशन लिखना है तो सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी का अपना सिग्निफिकेंस होता है, मीनिंग होता है कि लिखते कैसे, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं कि इसका जो मीनिंग होता है उसको किस तरह फंडामेंटल्स क्वांटिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो पावर का फैक्टर होगा वो लेंथ, टाइम एंड मास के फॉर्म में आएगा, वो जो फैक्टर्स फॉर्म होगा दैट इज कॉल्ड डायमेंशन। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इस पार्ट पे डिस्कशन करते हैं, डायमेंशन को लिखने को तरीका को बताते हैं। इसको आप अच्छे से पहले लिख लीजिए, फिर आपको क्या बताएंगे डायमेंशन लिखते कैसे हैं। डेफिनेशन तो पता चला सर, इसका मतलब ये होता है, बट लिखना कैसे है वो आप बताएंगे। इसको लिखिए पहले। अभी देखिए लिखते के इसको सीखने के लिए सबसे पहले देखेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में। हमने देखा था बेसिकली 3 फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, 3 बाकी 7 होते हैं, हम 3 की बात करेंगे। 3 फंडामेंटल क्वांटिटी। सबसे पहले उसको लिखेंगे क्या क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी है क्या, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अब मीनिंग समझ जाएंगे, एफ मीन्स फंडामेंटल, पी मीन्स फिजिकल, क्यू मीन्स क्वांटिटी। सेकेंड उसका यूनिट क्या होता है, फिर उसका सिंबल क्या होता है, और लास्ट में उसको डायमेंशन में लिखते कैसे। इतना चीज हमें सीखना। सबसे पहले अगर देखें तो हमारा पहला नाम आता है मास का। किसका आता है, मास का। यूनिट किलोग्राम, सिंबल लिखना बताया था केजी। इसको क्या करते हैं, जो मास होता है उसके कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं डायमेंशन में। ध्यान से देखेंगे इसको, तीनों पॉइंट्स। जो भी मास होगा उसका यूनिट किलोग्राम, सिंबल केजी, और डायमेंशन में क्या करेंगे उसको कैपिटल लेटर से यूज करेंगे। छोटा सा बहुत आसान सा चीज है। नेक्स्ट होता है लेंथ। लेंथ हम लोग मीटर करते हैं, मीटर। इसको मेजर करते हैं, यहां से सिंपल एम लिखते हैं, ये हमने पहले बताया। और इसको हम लोग यहां से कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने बताया था एक्सेप्शन केस होता है, क्या करते हैं हम लोग कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान से देखेंगे। थर्ड होता है हमारा टाइम। टाइम का यूनिट हम लोग सिर्फ एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं, इसलिए आप डरेंगे नहीं। एमकेएस सिस्टम, स्मॉल एफ कैपिटल कोई नहीं है, इसको हम लोग स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है हमारा कैपिटल टी। और ये जो सिस्टम है हमारा, इसको हम लोग एमकेएस सिस्टम बोलते हैं। मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। इसका दूसरा नाम ऐसा यूनिट भी है, डरने करने की कुछ नहीं, आ गया। ठीक है, तो फंडामेंटली हमको ये तीनों नॉलेज होना चाहिए, लिखते कैसे इस तीनों को। जब भी हमको फिजिकल क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन आएगा तो हमने जो एग्जांपल में देखा था, मैं आपको थोड़ा सा करके बताता हूं। एग्जांपल में डेंसिटी देखी थी। डेंसिटी क्या होता था, लिखें डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। गॉट इट। अब मास और वॉल्यूम का मतलब सर क्या समझ में आया, मास मतलब m, वही बात। वॉल्यूम मतलब सर LQ, यही तो बात थी। इसको लिखने का मतलब आ गया सर ml⁻⁻3, इतनी बात। अब ये कंप्लीट नहीं है, एक नया सा बॉक्स आता है, इसमें थोड़ा सा चर्चा करेंगे बॉक्स क्यों लिखते हैं। दिस इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ डायमेंशन। अगर LQ लिखा था, हमने L का सिंबल लिखा डायमेंशन के फॉर्म में, वो तो हमारा यूनिट का फॉर्म था। अगर हम लोग यूनिट में लिखते कैसे लिखते थे हम लोग, केजी पर मीटर क्यूब। आपने तो पढ़ा ही होगा, 9th में पढ़ाते नहीं से, केजी पर मीटर क्यूब। उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं यूनिट में, वो इंपॉर्टेंट होता है। केजी का क्या होता है m, मीटर क्या होता है L, लिख दो। तो कितना आसान है कन्वर्ट करना यूनिट को डायमेंशन में। आप पहले इसको लिखो, फिर हम लोग क्या करते हैं, हम बहुत सारे छोटे छोटे एग्जांपल्स आपको सिखा देंगे कि लिखते कैसे। हम बहुत बड़ा एक पैरेलली बोर्ड सिस्टम पे क्वेश्चन करेंगे जो कि एक बॉक्स टाइप का होगा, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का। इसी के मेथड पे हम उसको देखेंगे। पहले आप इसको लिख लीजिए अच्छे से। छोटा सा नोट है, ये जो हमने कैलकुलेशन MLT के कहानी देखा, इसमें क्या कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगा which is represented, physical quantity which is represented of base unit in terms of base unit, और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, बेस यूनिट या फंडामेंटल क्वांटिटी या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी
आर रिटेन इन क्लोज ब्रैकेट, ये रूल्स होते हैं लाइक दैट, इसी की हम लोग बात कर रहे हैं। एड इन क्लोज ब्रैकेट, क्वांटिटी को कन्वर्ट करेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्म में, उसका जो डायमेंशन होगा उसको हम कैसे लिखेंगे, क्लोज ब्रैकेट के फॉर्म में। एक बार एक एग्जांपल से देखें, हम लोग उसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। किस एग्जांपल को? डेंसिटी वाले को। क्या पढ़ा था हमने? डेंसिटी इज इक्वल टू पढ़ा था मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मास का मतलब हमने क्या बोला था सर? मास को m से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको पहले यूनिट लिखो, क्या पढ़ा था? केजी पर मीटर की। अब हमारे लिए आसान है, केजी कैसे लिखूं? m L3। अब इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन होगा ये ब्रैकेट में होगा, ध्यान रखेंगे। अगर इसका डायमेंशन क्या करते हैं, ये भी ब्रैकेट में बताया कि इसको बताने की बात है सर, फिजिकल क्वांटिटी भी ब्रैकेट में होगा और ये भी ब्रैकेट में होगा, तो जो एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन होगा वो होगा डेंसिटी। सिर्फ इसको रूल लिख के छोड़ देगा, वो उसका सिंबल होता है, गॉट इट? डेंसिटी इज इक्वल टू ML-3। अगर कुछ नहीं है जिसका कोई नहीं, उसका क्या होता है? भगवान होता है, 1 होता है, गॉट इट? ये एक्चुअली बेस्ट वे होता है डायमेंशन लिखने का, ठीक है? इस चीज को हम लोग अभी से अपने साथ लेके चलेंगे पूरा डायमेंशन में लिखने तक। कभी भी डायमेंशन ओपन ब्रैकेट में नहीं रहेगा, याद रखेंगे। दिस इज द रूल कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी कन्वर्ट होता है फंडामेंटल्स क्वांटिटी में, लाइक मास एंड लेंथ एंड टाइम, उस सब को इस ब्रैकेट में रखेंगे, साथ साथ उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को भी रखेंगे, ठीक है? ये छोटा सा नोट्स था जो कि हमको पता चले, ठीक है? इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करते हैं जम के इस पे, कैसे कैसे लिखते हैं, बहुत सारे एग्जांपल पे। एक्चुअली क्वेश्चन क्या, वो थ्योरी का ही पार्ट है, बट वो क्वेश्चन के फॉर्म में आएगा। लिखो इसको, ये जो हमारा टेबल है ना, क्वेश्चन के फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। अब इसको बताने का मतलब क्या, सबसे पहले ये सोचेंगे, क्योंकि ये सब हमारा छोटा छोटा क्वांटिटी है जो कि एक बड़े फिजिकल क्वांटिटी को लिखने में काम आएगा। बोलोगे सर बड़े फिजिकल क्वांटिटी मतलब, एक मान लो क्वेश्चन आते हैं अननोन फॉर्म में आ गए, हमें कुछ पता नहीं कैसे लिखेंगे, लेकिन जो नोन रिजल्ट्स होते हैं उसको सबसे पहले फंडामेंटली सीखेंगे हम लोग। चलिए शुरू करते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन से, कि कैसे कैसे लिखते हैं, उसका सिंबल क्या होता है, यूनिट क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है और डायमेंशन क्या होता है। लाइन बाय लाइन लिखेंगे, घबराने की बात नहीं, सब आसान आसान से होता है, क्योंकि इसके हेल्प से हम फ्यूचर में जब ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी हमने बताया था इनफाइनाइट होता है, जो ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी आएंगे उसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसलिए सीखना जरूरी है। सबसे पहले बात आती है डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करने का सिंपल सा मेथड होता है सिंबल। हम लोग फिजिक्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे रिप्रेजेंट करते हैं, बट इसको हम लोग क्या करते हैं, सिंपल छोटे से एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसका फॉर्मूला होता है। डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है तो इसका फॉर्मूला जस्ट एल ही रहेगा, गॉट इट? जब हम लोग ऐसा यूनिट की बात करते हैं तो पता चलता है इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर। मीटर को हम लोग एम से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें कुछ हमको प्रॉब्लम नहीं है। जब डायमेंशन फॉर्मूला की बात आती है तो हम लोग देखते हैं कि इसका यूनिट मीटर है, इसका मतलब इसमें मास है ना, इसमें क्या है, टाइम भी नहीं है। अगर मीटर की बात आएगी तो क्या होगा, एल लिखना पड़ेगा, L1 लेके यहां पर अपन लिख सकते हैं L1। अगर मैं क्या करूं, यहाँ पे T0 भी लिख दूं और M0 भी लिख दूं, किसी को प्रॉब्लम तो होना नहीं चाहिए। ध्यान से देखेंगे, क्योंकि किसी भी क्वांटिटी का पावर 0 क्या होता है, 1। अगर L में 1 से मल्टीप्लाई कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर से 1 से मल्टीप्लाई कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलोगे लिखा क्यों सर, तो लिखा इसलिए थोड़ा सा अच्छा लगता है, और ये स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है, हमको कभी कभी इसका भी ख्याल रखना पड़ता है कि दूसरा क्वांटिटी भी अवेलेबल है। और इसमें क्या होता है कि तीनों का तीनों फिजिकल क्वांटिटी आ जाता है। हमको समझ में आ गया। जब भी डायमेंशन होगी डिस्प्लेसमेंट रिगार्डिंग, अगर डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस भी हो जिसका भी यूनिट m होगा, एक तो दो ही चीज डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ही होगा। अगर यूनिट m होगा तो उसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो ब्रैकेट लिखेंगे, क्लोज ब्रैकेट बहुत मस्ट है, m0 L1 T0। सिंपल है ना। मास m मतलब लेंथ, लेंथ का l होता है, बाकी सबका 0, वो हमारा सिंपल तरीका है। आपको बोलेगा सर अगर मैं ऐसा लूं तो रॉन्ग है क्या? अगर किसी ने सिर्फ ऐसा ही लिख के दे दिया वो भी करेक्ट है, करेक्ट है, बट डिपेंड करता है भाई कि एग्जाम में ऑप्शन कैसा दिया होता है। एग्जाम में क्या होता है, कभी कभी ये ऑप्शन देंगे तुम ढूंढोगे यार एग्जाम में तो दिखा ही नहीं, इसका मतलब ये भी होता है, ठीक है? तो वो आपकी मर्जी पे आप देख लेंगे। नेक्स्ट हमारा है एरिया। जब हम लोग एरिया की बात करते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, उसका सिंबल ए होता है, जनरली यूज करते हैं। सर फॉर्मूला क्या होता है एरिया का?
किसी का भी एरिया ले लो, अपने रेक्टेंगल का आइडिया लेते हैं। रेक्टेंगल क्या होता है? L इंटू बी, ठीक है। अब देखो बोलेगा सर इसका बात क्यों लिया, स्क्वायर क्यों नहीं लिया? स्क्वायर का एरिया कितना होता है? ए स्क्वायर, गॉट इट। सर इसका सर्किल का क्यों नहीं लिया? पाई आर स्क्वायर। सर और किसी क्रॉस सेक्शन का क्यों नहीं लिया? अगर हम जितना भी क्रॉस सेक्शन एंटर करेंगे, सारे क्रॉस सेक्शन में दो ही चीज आ रहा है। क्या आ रहा है? साइड इंटू साइड। ए में ए इंटू ए, आर में पाई आर इंटू आर, साइड का स्क्वायर है। बोलेंगे सर पाई, पाई इज द कांस्टेंट नंबर, उसका कोई यूनिट नहीं होता है। कभी सुना पाई किलोमीटर? नहीं होता ना वो, पाई इज द सिंपल वैल्यू, उसके पास क्या है? कोई यूनिट नहीं है। तो क्या होगा? आर इंटू आर इज आर स्क्वायर। तो सर इसका यूनिट कितना होगा? सर एरिया का यूनिट होता है एम स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, क्योंकि एल इंटू बी होगा लेंथ टू लेंथ, लेंथ स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा? मीटर स्क्वायर। बाकी सब के लिए यही जाएगा, मैं सारा एग्जांपल नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर डायमेंशन लिखने की बात आएगी तो क्या बोलोगे सर? ये भी तो वही बात हो गई, एम में तो कुछ है नहीं, एल में 2 हो गया और टी में 0 हो गया। अगर किसी को अच्छा लगता है तो ये भी लिख सकता है L2, बट बेटा ध्यान देना एग्जाम में ऐसा ऑप्शन दिया है कि नहीं, अगर ये भी दिया हो तो ये भी सही होता है, ऐसा नहीं उसी को लेकर बैठे रहना, वो नहीं आएगा तो तुम्हें बनाने वाला नहीं, गॉट इट। नेक्स्ट आ गया वॉल्यूम, इसको हम लोग भी से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपल सा वॉल्यूम मान लो क्या, LVH। दूसरा एग्जांपल दो, 1/3 पाई आर क्यूब, पाई आर स्क्वायर ऐसे याद है कौन का? इसमें क्या है? लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, 3 टाइम्स लेंथ आ गया, 4/3 पाई आर क्यूब। ये सब तो कुछ लेंथ नहीं, आर क्यूब 3 टाइम्स 2/3 पाई आर क्यूब, जितना ही फॉर्मूला उसमें ले लो, क्यूब में ले लो, ए क्यूब। क्या है वो? लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। बाकी मैं एग्जाम्पल इतना लिखूंगा नहीं। तो वॉल्यूम में क्या होगा? जहां भी वॉल्यूम की बात हो दैट इज मीटर क्यूब। सिंपल है सर, इसका लिखना थोड़ा आसान है। मास की बात चली नहीं है 0, एल की बात चल रही है 3, टी की बात चली नहीं 0। गॉट द पॉइंट। अब आया हमारा, कोई बोलेगा सर इसको ऐसे लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं, बट ऑप्शन देखना जरूरी। नेक्स्ट है हमारा वेलोसिटी। अब हमारी काम की चीज आई सर, ये भी है, ये किसी भी को रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम लोग को पता है वेलोसिटी रिप्रेजेंटेड आल्सो वी बट स्मॉल वी। वेलोसिटी का फॉर्मूला कैसे करता हमने? डिस्टेंस बाय टाइम या डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, लास्ट डे बताया था, यूनिट क्या होता था? मीटर पर सेकेंड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर सेकेंड इनवर्स, गॉट इट। डायमेंशन कैसे लिखेंगे? अच्छा है लिखना, मीटर का m तो है नहीं, 0 लिख दो, l है क्या? हाँ l लिखें, t कितना है? -1। पर सेकंड को ऊपर लिख देंगे, -1 लिख सकते हैं, नहीं तो आप क्या करेंगे यहाँ से, सबसे पहले कैसे लिखे? मीटर पर सेकंड मतलब L/T, इसको ऊपर ले जाओ, t-1 हो जाएगा। ये हमारा स्टैंडर्ड में लिखने का है। कोई बोलेगा सर ये नहीं, अपन तो ये भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? L/T-1, वो भी करेक्ट है, m0। लेकिन ये थोड़ा सा हर एक फंडामेंटल क्वांटिटी में वो आ रहा है, इसलिए हम क्या करते हैं उसको लिख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मोमेंटम। मोमेंटम को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? P। फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। सिंपल सी बात है, यूनिट कितना होगा मास का? kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मास का kg, v का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिंपल है ना, आसान है। kg का क्या लिखूं? सर यहाँ मास आ गया, गुड, यहाँ पे मास आ गया। चलो, मास का 1 मीटर, L1 T मीटर पर सेकंड ओनली, नॉट मीटर पर सेकंड एज वेल, गॉट इट। LT-1, दिस इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम। और L का वैल्यू 1 लिख लो, क्या फर्क पड़ता है? L1 m1 और T-1। बहुत हमको आसान लग रहा है क्योंकि इस मेथड से हमको पता चलता है फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, यूनिट कैसे लिखते हैं, और ये यूज कैसे करेंगे। और सारा का सारा चीज जब हम लोग ढंग का क्वेश्चन अगर IIT का देखा जाए और या फिर मेडिकल का क्वेश्चन देखा जाए तो क्या होता है, इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। इसका एप्लीकेशन वहां यूज करना है। फिजिक्स इज ऑल अबाउट एप्लीकेशन ऑफ वन कांसेप्ट फ्रॉम अनदर पॉइंट। नेक्स्ट, एक्सेलरेशन। ये तो किसी के लिए छिपा ही नहीं है, ऐसे लिखते हैं इसको। होता क्या एक्सेलरेशन? लिखो, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। वेलोसिटी बाय टाइम होता है ना, इसका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशन लिखो,
सर मास तो यहाँ है नहीं, 0 लिख दूँ, एक L है और T में 2 हो गए तो ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा। कोई बोलेगा सर इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, LT⁻², यस सर जरूर लिख सकते हैं इसको ऐसे। सिमिलरली फोर्स आप लिख लोगे, इसमें कुछ नया नहीं है, मैं सब आसानी से बताऊँ। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का क्या होता है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब लिखो कैसे कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले kg है तो मतलब मास लिखना पड़ेगा 1 मीटर mLT-2, बस उसमें एक मास ऐड कर देना है, आ जाएगा। हमको इस तरह से यूनिट लिखते हैं हम लोग, अभी और सारे एग्जांपल्स में देखेंगे। तो पहले क्या करेंगे, आप समझ में आ गया होगा हम लोग कर कैसे रहे। सिंबल याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए, यूनिट के साथ साथ हम लोग डायमेंशन कैसे कन्वर्ट करते हैं वो हमें सीखना चाहिए। तो इतने सारे एग्जाम्पल पर हमें आइडिया लगाओ कि हो क्या रहा है, एक्चुअली करना क्या है, ठीक है। इसको अच्छे से लिखो, फिर हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट सेट ऑफ यूनिट को डिस्क्राइब करते हैं कि और सारे यूनिट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। कुछ नहीं, अभी हम लोग क्या करते हैं, जस्ट देखते हैं सिंबल क्या है, बाकी कोई पूछे से डीप मीनिंग इम्पल्स का क्या होता है फ्यूचर में पढ़ेंगे, बट अभी हमको इन्वर्ट जल्दी होगी। अब देखो इम्पल्स की बात आती है तो इम्पल्स का मतलब होता है कि हम लोग थोड़ा सा डेफिनेशन देखें। जिससे क्या होता है, कभी कभी झटका लगता है, गॉट इट। आप करंट में कोई पकड़ लो तो क्या होता है, वेरी शॉर्ट टर्म बहुत जोटों का झटका लगता है। तो कोई किसी भी सबस्टेंस पे या ऑब्जेक्ट पे वेरी शॉर्ट टर्म में जितना हार्ड अमाउंट ऑफ फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं, इम्पल्स। मैं बोर्ड है, मैं उसको क्या कर रहा हूँ, सेकंड टर्म मान रहा हूँ। छोटे से समय मैंने कैसे एक छोटा सा ऑब्जेक्ट हैमर्ड किया, इसका मतलब शॉर्ट टर्म में जितना ये पेन फील करेगा या फिर इफेक्टिव फोर्स फील करेगा, दैट इज कॉल्ड सर इम्पल्स। इसका फॉर्मूला होता है F×T, लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड वेरी शॉर्ट टाइम, दैट इज कॉल्ड इम्पल्स। बाकी हम लोग इसको डीप में पढ़ेंगे आगे, बट सिंपल मीनिंग क्या होता है, इसको I से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, F×T। सर यूनिट की बात आई, इसको लिखने क्या होगा, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड, गॉट इट। बोले सर 1 सेकेंड से 1 सेकेंड कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा ये, kg मीटर पर सेकेंड। ओके, ये बात आ गई सर। अब तो ये बात वहां भी पढ़ाए थे मेरे को, कहाँ पढ़ाए थे सर, मास इंटू वेलोसिटी। ये तो मोमेंटम टाइप का लग रहा है, वेरी गुड, वही मोमेंटम ही होगा। तो इम्पल्स का जो डायमेंशन वो मोमेंटम के इक्वल होगा। आपको यहाँ से रेडिएशंस भी आने चाहिए, डायमेंशन देखने के बाद लगता है। और इसका एक और भाई है, अगर अपन फोर्स के यूनिट को न्यूटन मान ले, इसको हम लोग न्यूटन सेकंड ही बोल सकते हैं, गॉट इट, ऐसे भी लिख सकते हैं। हमारे लिखना आसान है। मैं डायमेंशन पे एक बात करता हूँ क्योंकि हमको कंपेयर तो बाद में मिलेगा करने को। केजी मीन्स मास 1 होना चाहिए, मीटर मीन्स लेंथ 1 होना चाहिए एंड टाइम 1 होना चाहिए। आप क्या करोगे तब देखोगे इम्पल्स का मोमेंटम का डायमेंशन, मोमेंटम एंड इम्पल्स आर सेम डायमेंशन। इसलिए इसका बाद में थ्योरी भी आता है, उस थ्योरी को हम लोग उस टॉपिक में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम लोग छोटे से कंसेप्ट से काम चलाते हैं। नेक्स्ट है वर्क। जब भी वर्क की बात है हम लोग क्या सोचते हैं, हाय भाई साहब वर्क का फॉर्मूला क्या हो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सिंपल सा आसान है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, डन। फोर्स का मतलब क्या हो गया, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इसको मीटर से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा अपने पास, ये kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर, गॉट इट। फोर्स का न्यूटन, डी का मीटर। फॉर्मूला लिखो। डायमेंशन क्या क्या बोला, डायमेंशन के लिए हमें ये रिक्वायर्ड है कि हमको सारे का मीनिंग सेपरेटली पता। तो व्हाट इज द kg मींस मास 1, व्हाट इज द मीटर स्क्वायर L2, व्हाट इज टाइम 2 T-2, खत्म। अब इसी का एक छोटा सा भाई होता है, उसको हम देख लेंगे, टॉर्क लिख देता हूं नीचे। बहुत सारे एग्जांपल है बट क्या करें, कुछ तो छूट ही जाएगा। नेक्स्ट होता है एनर्जी। अब देखो एनर्जी और वर्क में कोई अंतर नहीं, एनर्जी और वर्क में कोई अंतर नहीं है। तो इसका जो यूनिट होता है एनर्जी का, एबिलिटी टू डू वर्क। तो इसका कोई परफेक्ट फॉर्मूला नहीं होता एनर्जी का। अगर हम लोग देखना चाहें तो 2 टाइप की एनर्जी होती है, मैं इसको सेपरेट कर देता हूं। देखना चाहें तो एक होता है काइनेटिक एनर्जी, दूसरा होता है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी अपन क्या पढ़े, 1/2 mv², इसको अपने पढ़ा है mgh, गॉट इट। अगर हर एक चीज के डेफिनेशन को देखें तो बोलते हैं सर g होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब भी एक्सीलरेशन की बात आएगी तो सर आप ये कहना चाहते हैं इसके करस्पॉन्डिंग का यूनिट और इसके करस्पॉन्डिंग का यूनिट क्या होना चाहिए, सर दोनों सेम होना चाहिए। शुरू करते हैं।
मास मीन्स केजी, दिस इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर। h इज द हाइट, दैट इज मीटर, तो लिख सकते हैं इसको केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। कुछ कॉमन आ रहा है, देखेंगे सही में वर्क के बराबर है। सर इससे तो बताओ, इससे कैसे पता चलेगा? 1/2, नो मीनिंग। मास केजी, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर अब बात तो समझ में आ गई कि दोनों जो एनर्जी का पार्ट था, कुछ स्पेसिफिकल डेफिनेशन तो नहीं था कि एनर्जी का ये होता है, बट अगर हमने इसको क्या किया, डिवाइड करके एक पोटेंशियल एनर्जी लिखा, दूसरा काइनेटिक एनर्जी लिखा, तो क्या उसका डेफिनेशन का क्या है दोनों का? सेम। इसका मतलब सर जो डायमेंशन होगा वो भी क्या होगा? सेम होगा। किसके इक्वल में होगा? जो हमारा वर्क के बराबर। वर्क कितना है? m1 L2 T-2। आप सिर्फ रिलेशन देखें कैसे कैसे एस्टेब्लिश करते हैं, और लिखने आना चाहिए। अगर अपन लिखना सीखें तो फिर इससे आसान कुछ भी नहीं होता हमारे लिए, कैसे कैसे अप्लाई करते हैं कंसेप्ट को। ठीक है, अब देखो ये पावर की बात आ रही है, आप इसको पहले लिख लो, मैं इसको मिटा दूंगा। ठीक है, नीचे की बात करते हैं हम लोग। पावर की बात करें हम लोग, पावर में क्या होता है? पावर को हम लोग पीछे रिप्रेजेंट करते हैं, और होता है इन फॉर्मूला होता है एनर्जी बाय टाइम। एनर्जी बाय टाइम। अब एनर्जी का फॉर्मूला अवेलेबल है, क्या है? लिख लो केजी, ये सेपरेट है इसका, ठीक है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 1/टाइम। ये तो मल्टीप्लीकेशन है, ये मत बोलना इसको 1 बाय लिख रहा हूं, ठीक है, वो मल्टीप्लीकेशन का पार्ट है। तो एक टाइम स्थिति क्या क्यूब हो जाएगा, आ गया। अब तो लिखो डायमेंशन, कितना आसान है। केजी का m1 L2 T-3। ये सब फंडामेंटल है, आपको कुछ इसमें एक्स्ट्रा सोचना ही नहीं। सबके सब क्या छोटे से फंडामेंटल्स है। अगर आपको फंडामेंटल्स क्लियर है तो आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। एक हम टॉर्क की बात कर रहे थे, हम लोग टॉर्क की बात भी यहाँ पे ऊपर कर ही लेते हैं। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क किस तरह टाउ बोलते हैं इसको, रीड करना भी आना चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज टाउ, TAU। इसका फॉर्मूला कुछ नहीं होता है, जस्ट लाइक ये F1 है वही होता है, लेकिन उसको हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ते हैं। हमने एग्जांपल दिया था, टाउ इज इक्वल टू R क्रॉस F। आपको अगर याद होगा तो ये हमारा डॉट प्रोडक्ट था, वेक्टर में पढ़ाया था ना, F.D एंड F क्रॉस R। मतलब ये है कि फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करना है। तो यूनिट क्या लिखेंगे? न्यूटन मीटर। कुछ इसी तरह लग रहा है, न्यूटन मीटर आइडेंटिकल है। कुछ फॉर्मूला क्या होगा? डायमेंशन इज सेम। व्हाट इज दिस? mL2T-2। ये हमारा फंडामेंटल्स फिजिकल क्वांटिटी को लिखने का तरीका था, कैसे लिखते हैं। हमने इतने सारे एग्जाम्पल को, जो हमारे प्रैक्टिकली लाइफ में आने वाले हैं क्वेश्चन में, जो भी एग्जाम्पल्स होंगे, सारा का सारा इसी सब एग्जाम्पल से कोरिलेटेड होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग इसका एप्लीकेशन करेंगे इन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, जो कि हमारे क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज तो हमने प्रॉपर लिखा कि डायमेंशन को यूज कैसे करते हैं, डायमेंशन होता क्या है, और प्लस में ये भी देखा कि डायमेंशन को लिखने से पहले यूनिट का अपना क्राइटेरिया क्या है। कभी हम लोग कैपिटल से नहीं लिखेंगे, उसको एक लिखने का रूल्स बताया कि रूल्स क्या होते हैं, सेंटीमीटर किलोमीटर में डिफरेंशिएट नहीं क्रिएट होना चाहिए, कैसे लिखते वो सब हमने आज से सीखा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन और यूज ऑफ डायमेंशन इन वेरियस कंसेप्ट। सो आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।